हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2024 का जो आज का पेपर है सेकंड शिफ्ट का फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हमें पास्चन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ पता करनी है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हम जानेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होगा कि उसमें एनर्जी मिनिमम होगी। तो पास्चन सीरीज के लिए n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3, ये ट्रांजिशन हमें लेना पड़ेगा जिसके अंदर एनर्जी तो मिनिमम हो जाएगी और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ वी हैव टू यूज फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड 1 अपॉन n1 की वैल्यू इसमें 3 पुट करनी है एंड दिस इज 1 बाय 4 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। बस इसको जस्ट पुट करके और हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे। इसमें आंसर जो है लिखा हुआ है सेकंड 1.87 माइक्रोमीटर में आंसर गिवन है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है करंट के रिंग, जिसमें ऊपर भी एक हाफ रिंग है नीचे भी हाफ रिंग है और इसमें करंट फ्लो रही है 4 एम्पियर की और हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पता करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है हाफ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, है ना। पूरी जो रिंग होती है कंप्लीट रिंग उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो जो है n की वैल्यू इसमें हाफ रखेंगे 1/2, तो अपने पास आंसर आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4r। इस फॉर्मूले को यूज करके और हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इस वाले ऊपर वाला जो हाफ रिंग है इसमें करंट इस सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा, इसमें भी आउटवर्ड ही होगा, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे लिखेंगे हम, म्यू नॉट, करंट सेम है अपॉन 4, रेडियस अलग अलग है तो ऐड कर देंगे। रेडियस में एक की रेडियस 4 पाई मीटर है, एक की रेडियस 2 पाई मीटर, तो पाई भी हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/2 प्लस 1/4। तो बस इजीली इसमें आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की जो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आई हमें दे रखा है इसमें 4 एम्पियर अपॉन नीचे 4 पाई और ये 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा 3/4। तो इजीली अपना इसमें आंसर 4 से 4 कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल, आंसर विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन पे बेस्ड है। एंगुलर वेलोसिटी, असर्शन में लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून रिवॉल्विंग अबाउट अर्थ इज मोर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। एंड सेकंड जो है रीजन, उसमें लिखा है टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज लेस देन टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो रीजन है उसका हम जानते हैं अच्छे से कि जो अर्थ का सन के चारों तरफ जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, जबकि अर्थ के चारों तरफ जो मून का जो टाइम पीरियड होता है वो 27.3 डेज होता है। तो ऑब्वियस है कि फास्ट जो है यानी कम टाइम कौन ले रहा है, वो ले रहा है मून। तो टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज लेस देन टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। अब अगर टाइम पीरियड मून का कम है तो ऑब्वियस है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा दैट विल बी 2 पाई बाय टी। तो टी जिसका इसमें कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून रिवॉल्विंग अबाउट अर्थ इज मोर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन इसमें आना चाहिए फर्स्ट। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर करेक्ट, आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई हमें इसमें गिवन है, फाई हमें दे रखा है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। न्यू थ्रेशोल्ड हमें इसमें पता करना है, न्यू टीएच की वैल्यू हमें पता करनी है। तो जस्ट फाई का फॉर्मूला इसमें यूज करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाई इक्वल्स टू होता है एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो यहां से जो न्यू थ्रेशोल्ड होगा वो जाएगा फाई बाय एच, जस्ट वैल्यू पुट करनी है।
तो ये 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जूल में कन्वर्ट हो गया अपॉन, और नीचे h की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, तो ये इजीली इसमें कट जाएगा और बाकी बचा हुआ अपना आंसर आ जाएगा इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था मॉडर्न फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 भी जो है उसमें दो स्टेटमेंट्स इसमें दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन मेजर्ड वैल्यू, और सेकंड में है डिफेक्ट में अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो पहला जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन मेजर्ड वैल्यू। जब भी हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो पॉजिटिव एरर होती है उसको माइनस करते हैं, ना कि उसको ऐड करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एरर का मतलब है एक्सेस में जो एरर आती है, मतलब एक्सेस की जो वैल्यू आती है, एक्सेस वैल्यू शो करता है, वो एक्सेस मेजरमेंट होता है, तो उस एक्सेस मेजरमेंट को माइनस करना होता है, तब जाकर के हमें मेजर्ड वैल्यू मिलेगी, करेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो माइनस करना होता है, उसको ऐड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल गलत है, और स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है ही सही, डिफेक्ट में अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये यूनिट एंड डायमेंशंस पे बेस्ड है। P माइनस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू NRD। ये एक तरह से जो है वो रियल गैस इक्वेशन दे रखी है हमें, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, और हमें इसमें a बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होगी ये पता करना है इसमें। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ पे a अपॉन वी स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन है वो P के बराबर है। जो b की जो डायमेंशंस हैं वो अपने पास v के बराबर है, तो जो b स्क्वायर की जो डायमेंशंस होंगी वो v स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो जाएंगी। हमें इसमें निकालना था a अपॉन बी स्क्वायर, तो यहां से a की डायमेंशंस जो हो जाएंगी p v स्क्वायर, और b स्क्वायर की डायमेंशन अपने पास v स्क्वायर है, तो जब यहां पे दोनों को डिवाइड करेंगे a बाय बी स्क्वायर, तो a की डायमेंशंस p v स्क्वायर एंड b स्क्वायर की डायमेंशन से v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है और बचा p है, यानी a बाय बी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो p के इक्विवेलेंट है। व्हाट इज p? p इज प्रेशर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन है ये जो है वो KTG का है। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। टोटल जो एनर्जी होगी इसकी डायटोमिक गैस की, तो डायटोमिक गैस के लिए हम जानते हैं 5/2 nRT, 5/2 nRT टोटल एनर्जी आ गई। इसमें ट्रांसलेशनल भी आ गई और रोटेशनल मोशन भी। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी डायटोमिक गैस की, होती है 5/2 nRT। वैल्यूज पुट करेंगे तो 5/2, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R की वैल्यू हमें दे रखी 25/3 एंड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है, और वो 27 जो है वो 300 हो जाएगा बस। तो इसमें इजीली आंसर हमें मिल जाएगा, तो सोल्व करके हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी करेक्ट, 6250 जूल। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड। हम जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करता है। जिन दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, न कि एरिया पे। तो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन, ओनली ऑन मटेरियल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्टिकल लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स अ ब्लॉक एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इनसाइड द फिक्स ब्लॉक। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है, एक ब्लॉक हमें दे रखा है और इसमें एक पार्टिकल एंटर कर रहा है। एंटर करते वक्त सपोज उसकी वेलोसिटी v है और काइनेटिक एनर्जी k है। आगे इंफॉर्मेशन है कि 1/3 इसकी जो एनर्जी है, वो वेलोसिटी है, वो लॉस हो जाती है, तो बची हुई जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर कवर कर लेने के बाद बची हुई वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 2v/3। 1/3 लॉस हो गया, रिमेनिंग कितना है 2v/3। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इसको निकालेंगे
तो ये आ जाएगा अपने पास में 4k/9। और फिर उसने पूछा है कि टोटल ये कितनी डिस्टेंस कवर करके रुका होगा। फाइंड डी। डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। यानी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसने टोटली पूछा है ये, जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सपोज दिस इज x, बस तो इसमें क्या करना है, इसमें अब या तो इसमें जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। सपोज वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ब्लॉक की वजह से बुलेट पे, उसी का वर्क डन आएगा, माइनस में लिख देंगे। सपोज वो रेजिस्टिव फोर्स F है, तो फोर्स तो हो गया F। पहले यहां से यहां तक इक्वेशन लगा लेते हैं, तो सपोज यहां से यहां तक इक्वेशन लगाएंगे तो ये 4 लिख देंगे, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 4 इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 4k/9 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी k, तो माइनस F इंटू 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास में माइनस में 5k/9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर शुरू से एंड तक लगा देते हैं अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो नाउ वर्क डन विल बी माइनस Fx इक्वल्स टू 0 माइनस k, यानी माइनस Fx इक्वल्स टू माइनस k। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/x इक्वल्स टू 5/9। सो x विल बी 36/5। 36/5 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 36/5 सेकंड ऑप्शन में है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। In a series LCR circuit where coefficient of self induction L equals to 100/pi millihenry, L की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू भी दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है और पावर फैक्टर पूछा है। तो सबसे पहले तो पावर फैक्टर का मतलब होता है cos phi एंड cos phi इज R/Z। हमें Z इसमें निकालना है और Z निकालने से पहले हमें XL और XC की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो XL इक्वल्स टू जो होता है वो होता है ओमेगा L। ओमेगा यहाँ पे है 100π एंड व्हाट इज L, L की वैल्यू दे रखी है 100/π मिली हेनरी दे रखा है, 10⁻³ इसमें आएगा ये। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 10⁻⁴ यानी 10 बचेगा, दिस इज 10 ओम। इसके बाद XC निकालते हैं, XC की वैल्यू होती है 1/ωc। ओमेगा इज अगेन 100π एंड C विल बी, C इसमें गिवन है 10⁻³ फेरेड। 10⁻³ फेरेड में दे रखा है, पाई से पाई कटेगा, इसमें भी 100 और ये ऊपर ये अगेन 10 आ गया। X की वैल्यू भी 10 आ गया, XL भी इसमें 10 है, XC भी 10 है। तो जो Z होगा अपने पास, जो इंपिडेंस होगा सर्किट का, वो हम जानते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दोनों ये बराबर हैं तो Z की वैल्यू जो है वो R के बराबर आ जाएगी। तो जब Z की वैल्यू R के बराबर होगी तो R/Z यानी 1 हो जाएगा, cos phi की वैल्यू 1, पावर फैक्टर इज 1। पावर फैक्टर इज 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में देयर इज अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ऑफ A, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू cot A/2, देन फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें जो हमें डेटा दे रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो पूछा है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला अपने पास होता है एन रिलेटिव। एन रिलेटिव मींस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, वो होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। बस इसका यूज करना है। एन रिलेटिव जो हमें दे रखा है वो दे रखा है cot A/2, दिस इज cot A/2 एंड दिस इज अगेन cot A/2 को हम लिख सकते हैं cos बाय साइन, तो नीचे वाला साइन वाली टर्म कट जाएगी, यहां पे बचेगा cos A/2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। नाउ cos A/2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो π/2 होना चाहिए। सो वी कैन राइट A/2 प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू π/2। बस यहां से हमें डेल्टा मिनिमम को सेपरेट कर लेना है, डेल्टा मिनिमम का आंसर अपने पास आ जाएगा। और जो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन π/2 माइनस A, इसमें से आ रहा है अपना आंसर, दिस इज डेल्टा मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये भी एक तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का काफी आसान सा सवाल है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन अ गैस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब हमें दे रखा है। जो इक्वेशन दे रखी है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब और गामा की वैल्यू हमसे पूछी है,
तो गामा इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, यहां से हम टी को हटा देते हैं यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यूब वी क्यूब, फाइनली हो जाएगा पी स्क्वायर वी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो वी कैन राइट पी वी की पावर 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, जैसा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जो v के ऊपर पावर आती है वो गामा होती है। कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कंपेयर करेंगे तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 3/2, गामा इज 3/2, तो गामा इज 3/2, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।